हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज के इस प्रीमिक्स को देखते हैं। ये प्रीमिक्स मैं आपके लिए एक स्पेशल लेके आया हूँ ताकि आपको मैं उन क्वेश्चन से रूबरू करा सकूँ कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा प्रीलिम्स में ऐसे आएंगे जो आपके पास, जो आप अपनी सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई भी नॉलेज, कोई भी कंटेंट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उस क्वेश्चन में काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते होंगे। तो अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे तो हर 100 क्वेश्चंस में, जो कि हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर में आते हैं, ऐसे आपको 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको आप सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो आप पूरे उस आंसर तक नहीं पहुंच रहे तो एटलीस्ट आप 1 या 2 स्टेटमेंट्स तो उससे रूल आउट कर ही देंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी अपनी सिलेक्शन को लेके। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए, हर क्वेश्चन को इस तरह से देखिए कि इसमें क्या मैं अपनी कॉमन सेंस लगा सकता था, अपनी सिर्फ कॉमन सेंस के ज़रिए ही क्या मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता था। तो आइए उन 5 या 6 क्वेश्चंस को देखते हैं जिसके ज़रिए आपको आइडिया लगेगा कि कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ये 2016 का ये प्री का क्वेश्चन है जो कि अटल पेंशन योजना के ऊपर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि सबसे पहले दैट कि ये जो अटल योजना है वो एक मिनिमम ग्रांटेड पेंशन स्कीम है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है। दूसरे पॉइंट पे ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर उसको ज्वाइन कर सकता है, और तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो है 1 and 3 ओनली। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी पता, तो जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें ये लिखा है दैट ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन जॉइन द स्कीम। अगर मान लीजिए आपको इस स्कीम के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आप अगर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि आप सोचिए कि अगर एक फैमिली में 4 बंदे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कि 4 बंदे दिहाड़ी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, पर क्या एक बंदे को ही ये फैसिलिटी मिलेगी इस योजना को ज्वाइन करने की? तो ऑब्वियसली वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि एक हमारी कॉमन सेंस भी कहती है अगर कोई योजना बन रही है तो उसमें इतना बड़ा फ्लॉ नहीं हो सकता। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, और हमारे पास खुद ब खुद सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बच जाएंगे, ए और सी। तो ए और सी में फर्स्ट ऑप्शन तो दोनों में है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा पक्का ही सही है कि ये जो स्कीम है वो मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है। और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास बच गई जहाँ पे हमको ये गेस लगाना पड़ेगा कि क्या जो पेंशन का पैसा है वो उसके बाद उसकी घरवाली को भी या स्पाउस है उसको उतना ही मिलेगा सब्सक्राइबर की डेथ के बाद। तो एटलीस्ट अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन को आपको नहीं पता तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बच गए, जिसमें से आप एक में कैलकुलेटेड गेस लगा के आपकी प्रोबेबिलिटी 50% आ गई यहाँ पे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने की, जो पहले 4 ऑप्शनों में 25% थी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप तुक्का भी लगाएं कि ए या सी में से, तो अगर आपके पास ऐसे 30 से 40 क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से एटलीस्ट आप 20 तो ठीक करके आएंगे। तो पहले जो क्वेश्चंस आप छोड़ के आ रहे थे तो अब आप काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपकी जो वो एबिलिटी है कि कितने आप सही क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और आपके नेगेटिव्स कम होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको इससे आइडिया मिला हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। उसके बाद अगर हम ये क्वेश्चन देखें, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो ये आधार के ऊपर क्वेश्चन था। पहली लाइन में ये क्वेश्चन कहता है दैट आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, और दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इट्स इशूइंग अथॉरिटी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज मार्क द राइट ऑप्शन। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको आधार के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर क्योंकि आधार तो इतनी कॉमन चीज़ है आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा, पर मान लीजिए आपको ये पहले स्टेटमेंट भी नहीं पता, सेकंड स्टेटमेंट भी नहीं पता, पर अगर आप दूसरी स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इट्स इशूइंग अथॉरिटी। मान लीजिए कोई अथॉरिटी है वो कुछ चीज़ को इशू कर रही है, तो ऑब्वियसली उसके पास ये कैपेबिलिटी या ये प्रिविलेज तो होगी ही जो उसने इशू किया है उसको बाद में डीएक्टिवेट कर सके या ओमिट कर सके। अगर मान लीजिए आधार इशूइंग अथॉरिटी के पास ही ये कैपेबिलिटी ना हो कि उनसे कोई गलती से कोई चीज़ बन गई या उनमें कोई एरर आ गया, उनको बनाते बनाते एक बार बन गया तो वो कभी ओमिट ही ना कर पाए या उस चीज़ को डीएक्टिवेट ही ना कर पाए, तो ये कितनी ही लेम बात है कि हम कोई पूरे देश के लिए एक कार्ड बना रहे हैं उसमें हमने ये प्रिविलेज ही नहीं दी। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा B2 ओनली
गया और बोथ 1 और 2 तो ऑब्वियसली गलत हो गए। इसमें अगर हम बात करें कि आधार कार्ड जैसे कि हर बंदे का बन जाता है, अगर कोई नेपाली सिटीज़न भी हमारे यहाँ पर आके काम करता है तो उनका भी आधार कार्ड होता है, तो ऐसा ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप तो नहीं है। काफ़ी कॉमन बात है क्योंकि हर इंसान का आधार कार्ड बन जाता है, तो ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। अगर मान लीजिए आपको पहला पॉइंट भी ना पता होता तो दूसरे ऑप्शन को तो आप पक्का से ही अपने कॉमन सेंस से जो गलत कर देते और आप यहाँ पर भी अपने 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे पहुँच जाते। इसका आंसर है डी, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि आधार कार्ड इट कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। पहला पॉइंट भी कॉमन सेंस से आप यूज़ लगा सकते थे उसका आंसर, पर ऐसा अगर आपको फर्स्ट नहीं आता तो सेकंड तो आपको पक्का ही गलत करना चाहिए था इन केस आपने ये प्रीलिम्स दिया था। उसके बाद अगर हम ये इकॉनमी के क्वेश्चन की बात करें, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के ऊपर है। ये ऑप्शन क्वेश्चन कहता है फर्स्ट पॉइंट में दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स में अकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूज। तो इसका मतलब है कि CAR एक ऐसा अमाउंट है जो कि बैंक्स के द्वारा मेंटेन करना पड़ता है उनको आउट ऑफ देयर ओन फंड्स, कि अगर कल को जो जहां पर हमने लोन्स दिए हैं कल को वो बंदा उस लोन को NPA घोषित कर दे कि वो वापस नहीं लौटा सकता, उसको ऑफसेट करने के लिए ये कुछ CAR की अमाउंट रखी जाती है। और दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। अगर आपने इकॉनमी पढ़ी है, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ इस चीज़ को पढ़ के आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि अगर मान लीजिए वो इतना बड़ा सब्जेक्टिविटी छोड़ देंगे CAR में कि कोई बैंक अपने हिसाब से 10% कर रहा है, कोई बैंक कर देगा 8%, कोई 12%, कोई 15%, कोई ज़्यादा रिस्की होके चलेगा तो वो सिर्फ 5% का CAR रख देंगे, कोई कम रिस्की होके चलेगा तो वो सोचेंगे कि हमको 20% पैसा साइड में रखना चाहिए। तो क्या इतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम वो इतनी सब्जेक्टिविटी छोड़ेंगे? अगर RBI एज अ बैंकर्स ऑफ द बैंक है तो क्या वो इतनी सब्जेक्टिविटी छोड़ेगा कि आप अपने हिसाब से कोई भी CAR डिसाइड करके रख लीजिए? तो नहीं होगा ना ये। तो ऐसा यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटेड गैस लगाना था कि ये ऑप्शन तो पक्का से ही गलत है, क्योंकि CAR एक डिसाइडेड अमाउंट होती है। तो आपने अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि CAR आज के टाइम में कितना है, कितनी % है जो हमको साइड पे रखना पड़ता है अपने पैसे का। तो क्योंकि सेकंड ऑप्शन तो पक्का ही गलत है, तो इसमें से B और C ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि 2 ओनली जो सेकंड ऑप्शन है वो दोनों में है। हमारे पास फिर सिर्फ 2 ऑप्शंस बच गए। अगर आपको CAR के बारे में कुछ भी ना पता होता फिर भी आप इस चीज़ को करके आप अपना आंसर तक पहुँच सकते थे। आप मेरा यकीन मानिए कि जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया है इसी एबिलिटी को यूज़ करके, इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके हर बार निकाला है। तो ऐसा काफ़ी इजी है ये टेक्निक्स, अगर एक बार आपको आ जाए उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है प्रीलिम्स में वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखिए। वैसे इसका आंसर जो है वो 1 ओनली है। जो CAR की जो डेफिनेशन है जो फर्स्ट राउंड में दी गई है वो एकदम सही है। तो इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें ये हिस्ट्री के सेक्शन में से है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेबल कमोडिटीज़ हैं जो वो ईस्ट इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट होती थी बंगाल से इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो आप ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। 2018 का ये भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। तो जो इसका आंसर है वो D है। सबसे पहले मैं इसका लॉजिक बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपको सिग्निफिकेंस पता लग सके NCERTs की। ये जो लाइन है जो D ऑप्शन है, ये सीधी लाइन 6th की NCERT में जो हिस्ट्री की NCERT है उससे उठाई गई थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को नहीं आता था। अगर मान लीजिए आपने सब किताबें पढ़ी हैं, स्पेक्ट्रम आप पढ़ के गए हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ के गए हैं, पर आपने बेसिक NCERTs अच्छे से कवर नहीं की, तो आप अपनी जो मेहनत है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है, आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आपको सबसे पहले उसकी NCERT को तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। कम से कम 2 या 3 रिविजन्स देनी है। जब तक आपके NCERTs नहीं तैयार तो आप अगले स्टेप पे ना जाइए। मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि NCERTs आर द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इसमें देखिए, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे जो मेजर एक्सपोर्ट होता था, तो आपके दिमाग में अगर मैं इसकी और टेक्निक की बात करूं कि कौन सी टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट की कमोडिटी को पढ़ते ही 18th सेंचुरी को पढ़ते ही आपके दिमाग में कॉटन आना चाहिए था कि उस टाइम पे कॉटन की बहुत डिमांड थी पूरी दुनिया में, जिसके चलते हमारे इंडिया से काफ़ी कॉटन भी एक्सपोर्ट होता था, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया। तो देखिए यहाँ पर कॉटन सिर्फ 2 पॉइंट्स में है, सबसे A पॉइंट में और D पॉइंट में। तो इसी को पढ़ते ही हमारे पास ये B एंड C ऑप्शंस गलत हो जाते हैं।
तो देखिए, अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता फिर भी आपके पास ए एंड डी ऑप्शंस बच गए। उसके बाद कॉटन दोनों में है, उसके बाद ऑयल सीड्स है, ओपीएम है, ओपीएम भी ए एंड डी में दोनों में है। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जो आंसर है वो ए एंड डी में से ही है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में ऑयल सीड्स की बात करें, तो अगर आज की बात हम करें तो आज भी जो हमारे देश में ऑयल सीड्स काफ़ी कम पाए जाते हैं, हम मेजॉरिटी में एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो एक्सपोर्ट तो कैसे ही कर सकते होंगे जब 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। अगर ये भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो सिल्क एंड सॉल्ट पीटर्स उस ए ऑप्शन से ज़्यादा रेलिवेंट लगते हैं सॉइल सीड्स के मुकाबले। तो आप ए एंड डी में से अगर आपने चूज़ भी करना होता तो आप डी ही चूज़ करते अगर आप ए एंड डी में बच जाते। तो देखिए, अगर आप पेपर में ये चीज़ सोच के अटैम्प्ट करेंगे तो ऐसा आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप ये टेक्निक सीख गए तो आप पेपर में काफ़ी कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि जो चीज़ें और बच्चों को नहीं आती होंगी मैं उन चीज़ों को भी सॉल्व कर सकूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन में कहीं कहीं थोड़ी कमी रह गई हो, पर इन टेक्निक्स को यूज़ करके मैं उन क्वेश्चंस को भी कर सकूंगा इस बार जो मैंने पहले छोड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये एनवायरनमेंट में से है, हर सब्जेक्ट में से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है ताकि आप ये देख सकें कि हर सब्जेक्ट का आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। पहले पॉइंट में ये क्वेश्चन कहता है अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली reduces its water holding capacity। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं that soil does not play any role in the sulfur cycle। तीसरे पॉइंट में बात हो रही है that irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural lands। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज मार्क द राइट ऑप्शन। तो अगर मैं एज अ ले मैं इस आंसर को पढ़ता, जो सेकंड ऑप्शन है सबसे पहले मैं इसको रूल आउट करता दैट सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। अगर आपने बेसिक एनवायरनमेंट पढ़ी है तो आप, अगर नहीं भी पढ़ी तो आप अपने दिमाग से सोचेंगे कि सॉइल का कोई तो रोल होगा ही, क्योंकि ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो आप ऐसी स्टेटमेंट्स में, उन क्वेश्चंस में आप पक्का से एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं है। इस आंसर में तो हालांकि आपको काफ़ी आइडिया होगा क्योंकि आपने सल्फर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, पर क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है कि सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, अगर यहाँ पर होता सॉइल डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल तो वो लाइन चेंज हो जाती, पर क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दैट सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जिससे क्या हुआ, हमारा ए और डी ऑप्शन खुद ब खुद गलत हो गए, जिससे कि हमारे को पता लगा कि थर्ड ऑप्शन जो कि दोनों में है बी एंड सी में, तो वो ऑब्वियसली ठीक है। हमको अब सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को देखना है दैट अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो ये भी गलत होगी। अगर मैं बात करूं, जहां पर किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा होती है वहां पर ज़्यादा वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये ऐसा उल्ट स्टेटमेंट दी हुई है, ऑपोजिट स्टेटमेंट दी हुई है। और अगर ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी आए वो ऑब्वियसली गलत ही होती है। अगर 100 क्वेश्चंस आप करेंगे तो उनमें से 90 क्वेश्चंस ऐसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं उनमें गलत होते हैं। ये नहीं है कि 100 में से 100 ही होंगे, पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इफेक्टिवली नेट रिजल्ट में आएंगे इन टेक्निक्स को यूज़ करके। सो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। तो ये था आज का हमारा थोड़ा स्पेशल प्रीमिक्स, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि सिर्फ नॉलेज या पढ़ना ही नहीं है सब कुछ, आपकी अवेयरनेस, आपके कितनी सिक्स्थ सेंस है, उससे भी आप अपने पेपर्स को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक, और बताते रहना हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।